In this video, I will cover the topic ELISA. इस वीडियो को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अच्छे से देखना. आई एम 100% श्योर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज ELISA? इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे. अब ये है क्या? एंटीबॉडी टेस्ट है. एंटीबॉडी टेस्ट मैंने क्यों बोला? क्योंकि इससे हम एंटीबॉडीज के लेवल को मेजर करते हैं और उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं. इससे मतलब क्या? क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होती है? जब हमारी बॉडी में कोई ना कोई एंटीजन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या एनी काइंड ऑफ एलर्जन इन्वेड किया हो. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यस दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस कंडीशन. इसलिए हम उन कंडीशंस में ELISA परफॉर्म करवाते हैं. द बेस्ट एग्जांपल इज HIV टेस्ट. जब हमें पता होता है कि पर्सन मे बी सफरिंग फ्रॉम HIV तो हम ELISA रन करवाते हैं. तो अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि कैसे ELISA से हम कैसे डायग्नोज या डिटेक्ट कर रहे हैं कि उस पर्सन को कोई इन्फेक्शियस डिसीज है या नहीं. होता क्या इसमें, होता क्या? तो पहले ये देखो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि उस पर्सन को HIV है. तो मैंने अगर उसको HIV है मतलब वायरस मतलब एक एंटीजन, तो उसके अगेंस्ट उसके ब्लड में उसकी बॉडी ने कोई एंटीबॉडी तो रिलीज किया होगा ना. तो बस मैंने उसका वो ब्लड सैंपल ले लिया जिसमें उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट थी. मैंने उस ब्लड सैंपल में क्या किया? एंटीजन डाल दिया. उस एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन मैंने डाला है. अगर उसमें मुझे पता था कि HIV के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनी है तो मैंने HIV वाली वायरस वाला एंटीजन ही उसमें डाला है. ठीक है, इतना क्लियर है. मैंने उसमें उस एंटीबॉडी वाले ब्लड सैंपल में बाहर से एंटीजन डाल दिया. अब क्या होगा? अगर वो उसके रिलेटेड ही होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन जाएगा. ठीक है, अब अगर कम्प्लेक्स बना तो मैं कहूँगी टेस्ट पॉजिटिव है. अगर कम्प्लेक्स नहीं बना तो मैं कहूँगी टेस्ट नेगेटिव है. टेस्ट नेगेटिव कब होगा? या तो उसमें एंटीबॉडी अभी बनी ही नहीं थी, मतलब इम्यून सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा. तो या दूसरा कारण क्या, बड़ा सिंपल कारण क्या होगा कि उसको HIV हुआ ही नहीं है इसलिए एंटीबॉडी बनी नहीं. या तो इम्यून सिस्टम ने फंक्शन नहीं किया या तो उसको HIV हुआ ही नहीं है. तो इन कंडीशंस पे ये क्राइटेरिया है जिस पे हमें पता चलता है कि इससे हम पता चलता है कि रिजल्ट पॉजिटिव था या रिजल्ट नेगेटिव था. सो दिस इज हाउ ELISA वर्क्स. अब हम अच्छे से पढ़ते हैं इनको. ये मैंने आपको बताना था, आपको ओवरव्यू मिल जाता कि एक्चुअल में ELISA वर्क कैसे करता है. हमें ELISA के थ्रू हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि उसको इन्फेक्शियस डिसीज है या नहीं. पर इसको रीड कर लेते हैं. वैसे यहाँ पर मैंने वही लिखा है जो अभी मैंने समझाया है. इन दिस टेस्ट एंटीजन इज एडेड टू सेरा और सैंपल, जो मैंने अभी बताया वो सैंपल जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसमें मैंने एंटीजन ऐड किया. If an antigen antibody complex is formed, then that means sera is having that antibody which was there as a result of immune response. अगर वहाँ पर immune response आया है तो मतलब कि पर्सन की बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट है. Means test result is positive, which means patient is suffering from infectious condition. But if no antigen antibody complex is formed, then that means there is no invasion of pathogen or immune response is not yet started. तो ये था बेसिक प्रिंसिपल. इसके बाद जो सेकंड टॉपिक हमने पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ ELISA. यहाँ पर हम ट्रिक्स देख लेते हैं कि कैसे ये 4 एप्लीकेशंस हमने याद करनी है. पहली वाली जो एप्लीकेशन है ना वो एस्टिमेशन पर है. बाकी जो आगे वाली हैं 2 है वो डिटेक्शन पर है और लास्ट वाली ये बड़ी वाली है वो हम देख लेते हैं. पहले हम एस्टिमेट क्या करते हैं? ब्लड में हार्मोन्स लेवल या ट्यूमर मार्कर्स, इन 2 चीज़ों की एस्टिमेशन में हमें जो ELISA टेस्ट है वो हेल्पफुल होता है. एंड द नेक्स्ट वन इज डिटेक्शन ऑफ. किन चीज़ों की डिटेक्शन? पहला, TB के केस में हम माइकोबैक्टीरियम डिटेक्ट करते हैं. HBV के केस में हम हेपेटाइटिस B मार्कर्स चेक करते हैं और HIV एंटीबॉडीज इन केस ऑफ इफ पर्सन इज सस्पेक्टेड विद HIV. तो ये चीज़ें याद रखना. माइकोबैक्टीरियम इन TB, हेपेटाइटिस B मार्कर्स इन केस ऑफ HBV एंड HIV एंटीबॉडीज. दूसरा डिटेक्शन वाला पॉइंट क्या है? डिटेक्शन ऑफ रोटा वायरस एंड फीसिस. इससे हमें पता चल जाएगा अगर फीसिस में रोटा वायरस प्रेजेंट है मतलब कि पर्सन को रोटा वायरस डिसीज है. रोटा वायरस डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाटरी वॉमिटिंग एंड डायरिया. And the last point is, it is also helpful in research, drug discovery, quality control and manufacturing in pharmaceutical and biotechnological industry and academic organization. पहला पॉइंट एस्टिमेशन, फिर आगे वाले 2 पॉइंट डिटेक्शन, लास्ट वाला पॉइंट ये बड़ा वाला कि ये रिसर्च में, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन में, ड्रग डिस्कवरी में या फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हम यूज़ कर सकते हैं. समझ आ गया? पहला एप्लीकेशन, 2 डिटेक्शन और तीसरा बड़े वाला पॉइंट. अब हम पढ़ते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ ELISA की जनरल स्टेप्स क्या होते हैं ELISA में. हम पहले क्या करते हैं, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, हम ये दिखते हैं. सबसे पहली होती है एंटीजन एंटीबॉडी कोटिंग की. जो माइक्रोटाइटर प्लेट के जो छोटे छोटे वेल्स होते हैं ना, यहाँ पीछे बैकग्राउंड में देखो ये पूरी माइक्रोटाइटर प्लेट है, ये वेल है. उसमें हम कोट करते हैं एंटीजन को या एंटीबॉडी को. अब क्या कोट करते हैं हम? एंटीजन कोट करें या एंटीबॉडी कोट करें, इस बेसिस पे देयर आर टाइप्स ऑफ ELISA. ठीक है, एंटीजन या एंटीबॉडी कोट करते हैं पहले स्टेप में. उसके बाद हम उस माइक्रोटाइटर वेल पे सैंपल ऐड करें. सैंपल कौन सा? जो हमारा ब्लड या सिरा है उसको हम क्या करें? ऐड करते हैं. उसके बाद क्या होती है ना, ये मैंने तुम्हें बताया बाइंडिंग होगी.
एंटीजन की एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंडिंग होएगी, फिर हम क्या ऐड, दो चीज़ें, फिर हमारे लास्ट आगे वाले जो दो स्टेप्स हैं ना वो एडिशन पे है। पहला एडिशन किसका है, एंजाइम लिंक्ड एंटीजन और एंटीबॉडी एडिशन, दूसरा है सबस्ट्रेट एडिशन। सबस्ट्रेट क्या होता है, एक कलरलेस सब्सटेंस होता है जो हम ऐड करते हैं। अगर टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो वो कलर दे देगा, रिएक्शन के बाद वो कलर दे देगा, उस कलर के बेस पे हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट जो एंटीबॉडीज़ का प्रेजेंट है हमारे ब्लड सैंपल में। उस स्टेप को क्या कहते हैं, डिटेक्शन। सबस्ट्रेट एडिशन के बाद जब हमने देखा कि कितना कलर की कितनी इंटेंसिटी आई है तो उस स्टेप को कहते हैं डिटेक्शन। उस इंटेंसिटी के बेस पे हम इवेल्युएट करेंगे। समझ आ गया। अब खुद अपने दिमाग में देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, कोटिंग की, कर ली। उसके बाद उस कोटेड किए हुए वेल में हमने सैंपल ऐड किया, फिर उस सैंपल में जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीजन जो हमने कोट किया उसके साथ बाइंड कर जाएगा, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग हो गई। उसके बाद हमने बाहर से दो चीज़ें ऐड की। सबसे पहले हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीजन या एंटीबॉडी ऐड की, दूसरा हमने सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, और लास्ट में हमने डिटेक्शन एंड इवेल्युएशन वाला स्टेप आ गया। ये जो स्टेप्स है ना, ये 3 टाइप से हम आगे पढ़ते हैं, तीनों में ये स्टेप्स फॉलो होते हैं, बस थोड़े चेंजेस होते हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक एक स्टेप अप देख लेते हैं ना, कि एंटीजन एंटीबॉडी कोटिंग में क्या होगा, सैंपल एडिशन में क्या होगा, वो देख लो। एंटीजन और एंटीबॉडी कोटिंग, ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया। माइक्रोडाइटर प्लेट पे हम इधर एंटीजन कोट कर रहे हैं और यहाँ हम एंटीबॉडी कोट करते हैं। अब मेरी बात सुनो, एंटीजन कब कोट करेंगे, अगर हमने ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है कि कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है, तब हम माइक्रोडाइटर वेल पे एंटीजन कोट करेंगे। अगर हमने डायरेक्टली ये देखना है कि ब्लड सैंपल में कौन सा एंटीजन है ना, तो फिर हम माइक्रोडाइटर वेल पर एंटीबॉडी कोट कर देंगे। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चलेंगे, अगर एंटीजन डिटेक्ट करना है एंटीबॉडी कोट करेंगे, अगर एंटीबॉडी कोट किया तो एंटीजन डिटेक्ट होता है। समझ आ गया, ये चीज समझ है। अब देख लो सेकंड स्टेप हमने क्या पढ़ा था, सैंपल एडिशन। बस उसके बाद जो जिसमें हमने डिटेक्ट करना है कि उसको क्या हुआ है वो सैंपल ऐड कर दिया, ब्लड सैंपल। फिर बाइंडिंग होगी, एंटीजन की एंटीबॉडी के साथ बाइंडिंग होगी, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद हम बाहर से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी और एंटीजन डालते हैं। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी या एंटीजन ये तुम ध्यान से देख लेना, मैं आगे समझाती हूँ कि कब कौन सा डालना है, ठीक है। फिर सबस्ट्रेट एडिशन, ये कलरलेस सबस्ट्रेट इज एडेड विच रिएक्ट्स विद एंजाइम टू प्रोड्यूस अ कलर्ड प्रोडक्ट। Next, last one is detection. The intensity of the colored product is measured, indicating the presence and amount of antigen or antibody in the sample. तो यहाँ पर हमारे सारे स्टेप्स जो है ना, बेसिक जो जनरल प्रिंसिपल है एलाइजा का, ये हमने क्लियर कर दिया। अब हम इन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे इन टाइप्स ऑफ एलाइजा में। सबसे पहला टाइप कौन सा है, इनडायरेक्ट, फिर सैंडविच एंड द लास्ट वन इज कॉम्पिटिटिव एलाइजा। अब ध्यान से देखो, इनडायरेक्ट एलाइजा में हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोटाइटर वेल को कोट कर रहे हैं एंटीजन से, एंटीजन से हम कोट कर रहे हैं माइक्रोटाइटर वेल को। इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं यार, अगर हम ब्लड सैंपल में सीधा एंटीजन डिटेक्ट कर लें तो वो तो हुआ डायरेक्ट मेथड कि ये वायरस है, मैंने सीधा वायरस ही डिटेक्ट कर लिया कि कौन सा वायरस है, वो हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हम उस वायरस के कारण जो बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की, हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने इनडायरेक्ट एलाइजा बोला है। अगर हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा, कॉन्ट्राडिक्टरी चलेगा। एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं तो कोट क्या करेंगे, एंटीजन। आगे समझ, यहाँ पर हमने एंटीजन क्यों कोट किया, ये मैं पहले समझाने की कोशिश कर रही थी। सैंडविच एलाइजा याद रखना कि इनडायरेक्ट और कॉम्पिटिटिव तीनों में हम माइक्रोटाइटर वेल में एंटीजन कोट करते हैं और एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। एक बस सैंडविच एलाइजा ही है, ये बीच वाला, जिसमें हम एंटीबॉडी कोट करते हैं और एंटीजन डिटेक्ट करते हैं ब्लड सैंपल में। यहाँ पर एंटीबॉडी कोट करते हैं ऑन द माइक्रोटाइटर वेल। कॉम्पिटिटिव एलाइजा में हम एंटीजन कोट करते हैं और जो वेल है ना, इट इज फिल्ड विद एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर। ये हम आगे देखते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट टाइप विच इज इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट मैंने तुम्हें समझा दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एंटीजन सीधा नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं, हम उस एंटीजन के कारण जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है ना, हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंस को। प्रोसीजर जो हमने पहले जनरल प्रिंसिपल पढ़े ना, बस एक एक करके वो याद करी जाओ। सबसे पहले हमने कोटिंग की, कोट द वेल्स विद माइक्रोडाइटर प्लेट विद अ स्पेसिफिक एंटीजन। ये तुम्हें समझ आ गया ना, एंटीजन क्यों, क्योंकि हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं ब्लड सैंपल में, तो एंटीजन कोट करेंगे। सिर्फ एक सैंडविच एलाइजा जहाँ पर हम एंटीबॉडी कोट करते हैं, बाकी दोनों में हम एंटीजन कोट करते हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट इज ब्लॉकिंग। अब मेरी बात सुनो, मैंने कोटिंग की माइक्रोटाइटर वेल की, कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर वो कोट नहीं लगा होगा, तो अगर वो मैंने जगह वैसे ही छोड़ दी तो जब मैंने सैंपल ऐड किया उसमें जो एंटीबॉडी थी तो उसके साथ बाइंड हो जाएगी, ये तो गड़बड़ होगी। तो मैंने क्या करना है, सैंपल ऐड करने से पहले ना ब्लॉकिंग कर देनी है उन साइट्स की जहाँ पर कोटिंग नहीं हुई। किनके साथ, मिल्क या सीरम, इन चीज़ों के साथ मैंने ब्लॉक कर दिया ताकि वो एंटीबॉडी एंटीजन की जगह उन जगह पे जाके ना बाइंड कर जाए। तो सैंपल एडिशन के पहले पॉइंट आता है ब्लॉकिंग। उसके बाद सैंपल एडिशन, जो भी हमारा टेस्ट सैंपल है, सीरम, प्लाज्मा या टिश्यू एक्सट्रैक्ट, उसको वेल में हमने ऐड कर दिया। अब इनमें क्या हमारे पास उस सैंपल में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी ना, जिनको हम डिटेक्ट कर रहे हैं, तो बस सैंपल एडिशन में ही हमारी जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो ऐड हो गई। वो स्टेप के नीचे ही तुमने ये स्टेप लिख देना है, प्राइमरी एंटीबॉडी एडिशन।
उसके बाद अब देखो प्राइमरी एंटीबॉडी एडिशन के बाद स्टेप आता है सेकेंडरी एंटीबॉडी एडिशन। सेकेंडरी तुम कहोगे कहाँ से आ गया? सेकेंडरी एंटीबॉडी हम अपनी तरफ से डालते हैं, वो तो हमारे सीरम में प्रेजेंट थी ना, ये हमने अपनी तरफ से डाली। सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड करती है और प्राइमरी एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करती है। समझ आ गया? मैंने प्राइमरी एंटीबॉडी जो सीरम में थी वो तो डाली हुई थी, अब मैंने ऊपर से डाल दी सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसको एंजाइम कॉन्जुगेटेड भी कहते हैं, या हम इसको ना डिटेक्शन एंटीबॉडी भी कहते हैं, क्योंकि इस एंटीबॉडी डालने के बाद हम अपने रिजल्ट को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था 2 एडिशंस करनी होती है, मैंने एंटीबॉडी एडिशन कर ली। अब सबस्ट्रेट एडिशन की। सबस्ट्रेट क्या होता है? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है, मतलब कलर देगा जब वो एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा। लास्ट में हमने उस कलर की इंटेंसिटी देख के डाटा एनालाइज किया, इवेल्युएट कर दिया कि पर्सन पॉजिटिव है या रिजल्ट नेगेटिव है। आई होप टाइप जो हमारा सबसे पहली टाइप थी वो क्लियर होगी होगी। अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप विच इज सैंडविच एलाइजा। नाम से क्लियर है कि यहाँ पर कुछ सैंडविच बनेगा, ये मैं देखते हैं। पहला स्टेप अगेन कोटिंग हुई, उसके बाद ब्लॉकिंग हुई, फिर हमने सैंपल ऐड किया, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखना, तुमने क्या ना यहाँ पर प्राइमरी एंटीबॉडी एडिशन वाला स्टेप क्यों नहीं है, सीधा सेकेंडरी एंटीबॉडी वाला कैसे आया? ध्यान से सुनो, मैंने कहा नहीं था कि सैंडविच एलाइजा में क्या होगा कि माइक्रोटाइटर वेल पे मैंने एंटीबॉडी कोट किया है, तो जो मैंने एंटीबॉडी कोट की है वही हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी थी, तो वो तो पहले ही कोटेड है, वो तो अब जरूरत ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर सीधा सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड कर दी हमने। इसको ही हम डिटेक्शन एंटीबॉडी कहते हैं। उसके बाद क्या आना था? सबस्ट्रेट एडिशन, फिर डाटा एनालिसिस एंड एवेल्युएशन। सारे स्टेप पहले वाले जैसे ही हैं, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर वो वाला पॉइंट नहीं आया क्योंकि मैंने पहले ही एंटीबॉडी कोट की हुई है। अब इसको सैंडविच एलाइजा क्यों कहते हैं? अगर तुम ये लिख दोगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, इन सैंडविच एलाइजा द कैप्चर एंटीबॉडी या प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड्स टू द एंटीजन। वो एंटीबॉडी सीरा में जो एंटीजन था उसके साथ बाइंड करगी, एंड द डिटेक्शन एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी वो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगी। तो इससे क्या एक सैंडविच बन गया, इसलिए इसको सैंडविच एलाइजा कहते हैं। वो वाली एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करेगी और प्राइमरी एंटीबॉडी से सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड करेगी, तो एक सैंडविच बन गया, इसलिए हम इसको सैंडविच एलाइजा कहते हैं। दिस सैंडविच फॉर्मेशन अलाउज फॉर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक डिटेक्शन ऑफ द एंटीजन। स्पेसिफिक डिटेक्शन होती है इसके कारण। Now the last one, ये last slide है, which is competitive ELISA. This type of ELISA depends on the competitive reaction between the sample antigen and the antigen bound to the well of the microtiter plate with the primary antibody. इनमें हमने क्या होना, एक competitive reaction होगा किन किन के बीच। एक तो जो हमने वहाँ पर जो माइक्रोटाइटर वेल पर हमने जो उसको बाइंड किया हुआ, और सेकेंड वन जो हमारे सेरा में है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। इस प्रिंसिपल के बेस पर है competitive ELISA, and it helps to detect the antigen concentration in the sample. अब ये वाला तुम